वेल्थ क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्स है टूवर्ड्स कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। तो जाहिर बात है, अगर वेल्थ क्रिएशन हमारे टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में होगा, छोटे गांव में और टाउन्स में होगा, अपने आप से एक वेल्थ इफेक्ट भी वहां पे क्रिएट होगा विच विल हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फर्दरिंग द ग्रोथ। तो इसलिए जब भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रत्यक्ष रूप से इस एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट आता है फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ स्टैंड पॉइंट, जीडीपी मल्टीप्लायर जिसको हम कहते हैं, वो काफी बड़ा होता है अगले 5 से 10 साल में। अगर हमारा जो एम्बिशन है विकसित भारत का और 7 ट्रिलियन की तरफ जाना है अगले 5-6 साल, तो एक बहुत ही strong foundation of physical infrastructure is very important. And most of that, if you look at the history of nations, whether it's roads or airports or ports, लाइकवाइज अगर आप देखें कि जैसे वो बॉन्ड इंक्लूजन हुआ अपना, तो ऑल ओवर थ्रू आउट द कंट्री इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है देश की, वो इकोनॉमी की, वो कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बेनिफिट होता ही है, और जब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिट होगा तो इंडिया इंक जो लिस्टेड कंपनीज के लिए बेनिफिट होगा। तो ये बहुत ही वाइड गैप रहा है आउट परफॉर्मेंस का। और ऐसा हमने पहले भी देखा है, रिसेंटली 2021 में हुआ था, उससे पहले 2017 में हुआ था। तो ये हर साल का पैटर्न कई बारी अलग होता है, बट इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म एंड एवरेज आउट द एनुअल परफॉर्मेंस, हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने, 12 महीने या 2 साल में हमारे निवेश के ऊपर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है, और गिरती हुई मार्केट के अंदर हम अपना निवेश रोकते हैं। एसआईपी इसी चीज को एड्रेस करता है बाय टेलिंग इन्वेस्टर्स के देखिए, आप बहुत एक अनुशासित रूप से हर माह या हर तिमाही निवेश करते रहिए, बाजारों में क्या चल रहा है। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज जो है हमारे साथ वी हैव अ पैनल ऑफ 3 स्पीकर्स इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। हमारे साथ है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर for equities at Edelweiss Mutual Fund. Mr. Trideep Bhattacharya comes with over 2 decades of experience in equity investing across Indian and global markets. Prior to joining Edelweiss AMC, he was instrumental in building a market-leading PMS business at Axis Asset Management Company as Senior Portfolio Manager, Alternate Equities. Mr. Trideep Bhattacharya has also spent a significant amount of time as a portfolio manager at State Street Global Advisors and UBS Global Asset Management, London, UK. When not occupied with work, Trideep loves playing tennis, bridge, and is hands-on with a few musical instruments. Mr. Trideep Bhattacharya has done PGDBM in finance from SP Jain Institute of Management and Research, Mumbai, and BTech in electrical engineering from IIT Kharagpur. We also have Mr. Rahul Baijal, who is the senior fund manager equities at HDFC Mutual Fund. Mr. Rahul Baijal has an experience spanning over 20 years in equity research and fund management. Before joining HDFC Asset Management Company Limited in July 22, he spent 6 years with Sundaram Mutual Fund as Senior Equity Fund Manager, where he was managing schemes in the large cap, large and mid cap, hybrid equity, focused and thematic categories. He has won various accolades from different research agencies for his performance in the above categories. Mr. Rahul Baijal earned his PGDM MBA from Indian Institute of Management, Calcutta in 1999. He has also completed his BE Electronics and Communication from Delhi College of Engineering, University of Delhi. Then we have with us Mr. Ajay Tyagi, who is the head of equities at UTI Mutual Fund. Mr. Ajay Tyagi joined UTI in the year 2000 and has successfully carried out various roles and responsibilities across equity research, offshore funds, as well as domestic onshore funds. He has won many awards and accolades for his performance both domestically and globally. Mr. Ajay Tyagi presently manages UTI's flagship equity scheme in India and is also the investment advisor to UTI International's range of India dedicated offshore funds. Mr. Ajay Tyagi is a CFA charter holder from the CFA Institute USA and also holds a master's degree in finance from Delhi University. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया फॉर्मेट ट्राई करने की कोशिश की है।
So today, instead of just one speaker, I have three wonderful speakers with me. आज हमने एक पैनल क्रिएट किया है आप सबके लिए, so that we can get perspectives from different people. क्योंकि आज जो हमारी conversation होने वाली है, that's going to be around the interim budget which was announced yesterday. राइट, सो आई डू होप आप सबको बहुत सारी लर्निंग्स मिले. आज हमारे साथ बहुत ही 3 रिनाउंड स्पीकर्स हैं. सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अजय त्यागी, हु इज द हेड ऑफ एक्विटीज एट यूटीआई म्यूचुअल फंड. Then we have Mr. Trideep Bhattacharya, who is a CIO equities at Edelweiss Mutual Fund. And then we have Mr. Rahul Baijal, who is a senior fund manager at HDFC Mutual Fund. So hello everyone, and we are so honored and so happy to have all of you together in this particular episode. So thank you so much for giving us your time, truly. So हमारे पास बहुत सारे questions हैं. I'll get started and we'll have a good time having this conversation. So Namrata, thanks for सबसे having पहले us. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर. सो सबसे पहले हमें हमेशा से हमने देखा है कि जो भी प्री इलेक्शन बजट होता है, दैट्स जनरली एन एक्सरसाइज टू डोल आउट गुडीज टू विन द वोटर्स, राइट. लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ है. इट इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर बजट. गवर्नमेंट ने फिजिकल प्रूडेंस का पाथ चूज किया है. हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, दैट्स एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 5.1%. इस बजट से बहुत सारे टेक अवेज हैं, एंड आई थिंक एज अ पैनल हम चाहेंगे कि हम अपने व्यूअर्स के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे बजट को, उसको डीमिस्टिफाई कर पाए फॉर देम टू अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ऐसा कुछ ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स कट्स ऑफर नहीं हुए हैं फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर ऑल ऑफ अस. बट लेट्स सी हाउ दिस कॉन्वर्जेशन गोज. तो मेरा पहला सवाल राहुल के लिए है. एंड राहुल, इन दिस पर्टिकुलर बजट हमने देखा कि बहुत सारा फोकस ग्रीन ग्रोथ, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स पे हमने देखा. तो आपके ओपिनियन में क्या इन सब चीज़ों की वजह से इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलेगा? हाँ बिल्कुल. आई थिंक ऑल्दो ये इंटरिम बजट था जैसा कि आपने कहा, बट आई थिंक काफ़ी important messaging has happened through this interim budget, and if the same government continues, then I think reinforcement of the same may happen after the elections. But just from yesterday itself, like you mentioned, there's a reinforcement ki infrastructure support to the government spending will continue. Yep. And that has been the case last few years. And while we are getting some visibility, private sector spending भी pick up होने वाला है, but तब तक पूरा confirmation उसका नहीं होता है. The government support has to continue. So I think that message got reinforced yesterday with the allocations we saw. It's almost a 17% growth on the base of last year. So that's a good thing. And I think most importantly for me, I think the key takeaway was that India's growth story is well recognized in the world, that in the large economies, we are probably one of the few economies which can grow at 6% plus for the next 3 to 4 years. Yeah. But more importantly, growth ke alawa, the quality of growth is also important. Sure. And what yesterday happened is kind of reinforced that this growth will not happen at any compromise of macro stability and macroeconomic indicators. The focus on them, whether it's fiscal deficit management or how the interest rate inflation combination is managed, I think, and this will have an interplay on currency, which a lot of foreign investors focus on. So I think that messaging also came through, that not only we are heading towards healthy, visible growth, but the quality of growth will also be kept in mind while pursuing this. Okay, sure. Wonderful. So त्रिदीप, मैं अगला सवाल आपके लिए है. एंड हमें पता है कि कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स तो नहीं हुए थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के ऊपर काफ़ी फोकस था. शी स्पोक अबाउट बिल्डिंग कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री. तो आपके ओपिनियन में हाउ विल दिस, अलॉन्ग विद द फोकस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग through the Pradhan Mantri Awas Yojana, how will this have an impact on the real estate space? Because I think that's a very important point for all of us to understand. So please help us understand this. Thanks, Namrata. पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जब भी बूस्ट आता है, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में. Sure. वो जानना बहुत आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, टू इसको अप्रिशिएट करने के लिए. सो
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो 8 से 10 गुना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 इयर्स. सो इसलिए जब भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रत्यक्ष रूप से इस एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट आता है फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ स्टैंड पॉइंट, जीडीपी मल्टीप्लायर जिसको हम कहते हैं, वो काफी बड़ा होता है अगले 5 से 10 साल में. तो पहला तो ये पॉइंट मैं रखना चाहूंगा आपके सामने. दूसरा, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर का जो बेनिफिट वाला इशू है उसको दो तरीके से देखना चाहिए. पहली बात ये कि अगर आप हम यहाँ पे ये रियल एस्टेट सेक्टर में हम जहाँ पे हैं ये हम 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद पहुंचे. अगर आप पिछले 10 साल में देखें हमारे काफी सारे रिफॉर्म्स हुए. रेरा एक हुआ, जीएसटी हुआ, उसके चलते काफी सारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है एक कंसोलिडेटेड पोजीशन में पहुंच गया था. उसके बाद पिछले बजट और ये बजट में जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात आई है उसके बनिस्बत अभी आंकड़ा ये है कि हमारे पास बिना बिके हुए फ्लैट जिसको कहते हैं रेसिडेंशियल हाउस होल्ड अनसोल्ड इन्वेंट्री, वो 12 ईयर लो पे बैठा हुआ है. मतलब बिल्डर्स के पास अभी फ्लैट्स नहीं है बेचने के लिए ओवरऑल. तो ऐसे माहौल में रियल एस्टेट कंपनीज और जिन जो खरीद रहे हैं उनके लिए भी एक पूरे सेक्टर के लिए मेरे हिसाब से 5 से 7 साल का एक अप साइकिल है. और जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, वो इसको और आगे बढ़ा के लेके जाता है. सो ये स्टेप, ये जो सेक्टर का दारोमदार मैं आपको बताया, ये इंडिया का यूनिक है. वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें चाइना के साथ तो चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एकदम डोलड्रम्स में फंसी पड़ी है आफ्टर द एवरग्रांड इशू. अगर आप यूएस में देखें इतना रेट इंक्रीज हुआ है, उसके बाद रियल एस्टेट सेल्स वहां भी डाउन है. तो हमारा जो बॉटम अप स्टोरी है वो ये रियल एस्टेट का जो बूस्ट मिला है उससे काफी बेनिफिट करेगा. उसमें ये बजट में जो हुआ वो एक छोटा सा बूस्ट है, बट अगर आप ओवरऑल देखें रियल एस्टेट सेक्टर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम हुआ है पिछले 2-3 सालों में, और जो अभी उन्होंने कल बताया कि और हाउसेस जोड़ेंगे, और अगर मान लीजिए एक और जो उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में बात करी कि ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर मैंने रूफटॉप के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा, ये सारा मिला के मुझे लगता है कि जो मैंने पहले कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में 5 से 7 साल की तेजी है. उसमें काफी बेनिफिट रियल एस्टेट बिल्डर्स को और इनडायरेक्ट प्लेस जो कि कह लीजिए टाइल मैन्युफैक्चरर्स, उस तरीके के कंपनीज को भी हो सकता है ओवरऑल. So, ऐसा मेरा मानना है. Yeah. I also believe कि infrastructure truly is a backbone of any economy. और जब infrastructure boost होता है तो उसके साथ बहुत सारे sectors boost होते हैं, as you rightly said. And Rahul, you may want to add to this, but I do believe that I think this is a very important point that India is focusing so much on infrastructure at this point. So is there anything you want to add to this? I mean, Absolutely. I think we are a 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी नाउ, और अगर हमारा जो एम्बिशन है विकसित भारत का और 7 ट्रिलियन की तरफ जाना है अगले 5 साल, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड most of that, if you look at the history of nations, whether it's roads or airports or ports or railways, that foundation mainly is laid by the government initially. So I think from that perspective, we are on the right path, and government has given a very strong boost to this, especially in the last few years. जो कि कैपेक्स है हमारा 4-5 लाख करोड़ होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पिछले साल 10 लाख करोड़ के करीब हुई, अब 11 लाख करोड़ की तरफ जा रहा है. So clearly we're in the right direction, and it's a must to lay the strong foundation of physical infrastructure. Okay. Sure, wonderful. तो राहुल, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. विल टॉक अबाउट द फिस्कल डिसिप्लिन व्हिच आई स्पोक अबाउट एट द बिगिनिंग. अभी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है सेट एट 5.1%, एंड a low fiscal deficit target definitely has a potential कि वो long term positive impact में translate हो, and maybe in sovereign ratings as well. तो ये बताइए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू सी द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट विजिबल इन द मार्केट्स यस्टरडे एंड टुडे. फर्स्टली, जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स आए हैं, दे हैव बीन much ahead of what the market was expecting, and that has led to some sort of fall in the 10-year yields. And
तो वो तो बॉन्ड मार्केट में रिएक्शन आया है। दूसरी बात है, जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इससे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो ये निकल के आता है कि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ तो है ही, बट द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी फोकस बरकरार रहेगा गवर्नमेंट का, Sure. and that sends a very good message on the quality of growth ahead. And I Okay. think that if you combine with how the medium to long term investors think before investing in equities, I think it's a very healthy messaging. And a lot of foreign investors, for example, do look at macroeconomic stability and aspects of currency as well Sure. before taking 3 to 5 year views in an economy. So I think this messaging reinforces that kind of thinking also, and I wouldn't be surprised if this leads to pick up in the FI inflows maybe in the following months or maybe after elections as well. Trideep, do you want to add to this? Mutual fund industry, how do you think it'll get impacted? Just मेरे quickly. Yeah. हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है इज अ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू द व्यू ऑन द कंट्री। एंड उसमें जो जब इस तरीके अगर आप देखें रघुराम राजन के समय से एक हमने काफी बड़ा चेंज देखा जब हमने करेंसी में स्टेबिलिटी देखी, फिर हमारा बॉन्ड इंक्लूजन हुआ, और उसके बाद जब हम ये ऐसे मेजर्स देखते हैं जो एक कंटिन्यूटी बताते हैं कि हमारा जो फिजिकल डिसिप्लिन है, हम ग्रो भी करना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन तरीके से, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म टारगेट रखा 4.5% ऑफ जीडीपी, वो ये दर्शाता है कि हम क्या बोलते हैं उसको, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हमें कंट्रोल्ड ग्रोथ रखना चाहते हैं। उससे फायदा ये होता है कि कुछ जो मैक्रो वेरिएबल्स जैसे करेंसी, अगर आप देखें करेंसी जो हमारा बैन रहा है वर्सेस दैट ऑफ यूएस डॉलर, करेंसी पहले हमारा 5 से 6% हर सालाना तौर पर डेप्रिशिएट होता था, अभी वो कम होकर 2 से 3% हुआ है। लाइकवाइज अगर आप देखें कि जैसे वो बॉन्ड इंक्लूजन हुआ अपना, तो ऑल ओवर थ्रू आउट द कंट्री इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है देश की, वो इकोनॉमी की, वो कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बेनिफिट होता ही है, और जब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिट होगा तो इंडिया इंक जो लिस्टेड कंपनीज के लिए बेनिफिट होगा, और हेंस एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विच इज अ डेरिवेटिव ऑन द लिस्टेड प्लेस, उनको बेनिफिट मिलता है। सो मेरे ख्याल में इसके काफी फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस है। और जैसे राहुल ने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो पॉलिसी हमेशा से ही एक जो कंट्री रिस्क प्रीमियम है जिसको हम मान के चलते हैं इन्वेस्टिंग में, उसको कम करता है, जिसका अल्टीमेट दारोमदार जो है वो इन्वेस्टर रिटर्न में पड़ता है। सो नेट नेट बेनिफिट ही बेनिफिट है। वंडरफुल। अजय सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो हमने देखा कि इन दिस इंटरिम बजट इट सॉ मूव्स टू बूस्ट द डिस्पोजेबल इनकम फॉर द रूरल मासेस, एंड आई डू थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके ओपिनियन में क्या ये ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो हम रूरल मासेस के पास लेके जाएं, और एज एन इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कि ऐसे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टेकिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू द रूरल मासेस? देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स के जो अभी तक बेनिफिट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन जो हम बोलते हैं, वो ज़्यादा करके मेट्रोज और टीयर 1 सिटीज़ के अंदर देखे गए हैं। वेल्थ क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्स है टूवर्ड्स कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। तो जाहिर बात है, अगर वेल्थ क्रिएशन हमारे टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में होगा, छोटे गाँव में और टाउन्स में होगा, अपने आप से एक वेल्थ इफेक्ट भी वहाँ पे क्रिएट होगा, विच विल हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फर्दरिंग द ग्रोथ 5-10 years डाउन द लाइन एज वेल। तो जहाँ तक ये चैलेंजेस की बात है, देखिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी एक सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आएगा जब हम छोटे शहरों में और छोटे टाउन्स में जाते हैं, क्योंकि जो एक रीच है म्यूचुअल फंड्स की, वो इस वक्त तो ज़्यादा करके बड़े शहरों में है, मेट्रोज में है, गांव देहातों में और मुफस्सिल में नहीं है। बट एक चैलेंज है जो इंडस्ट्री को अपने सामने एक चुनौती की तरह लेना पड़ेगा, और बैंक्स ने ऑलरेडी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ छोटे टाउन्स में और विलेजेस में, और हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स को भी उनके साथ साथ मिलकर काम करना होगा। बट इसके फायदे बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं इंडिया की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी के साथ, तो आने वाले दशकों में उसका फायदा बहुत अच्छा रह सकता है। जी।
Yeah. And you know, like we all know कि India lives in the villages, right? We have so many people, a big chunk of our population जो rural areas में रहती हैं. And if we could target them, like you rightly said, I think ये हमारी industry की growth के लिए बहुत beneficial हो सकता है. जी बिल्कुल. Okay, so Rahul, I have the next question for you. So you know, एक जो बहुत बड़ी task है, you know, the mammoth investment by institutional retail investors. इसकी वजह से हमने देखा है कि निफ्टी of course has gone up by 20% और जो कि mid cap, small cap indices हैं वो भी 44%, 48% से बड़े हैं. तो आपके ओपिनियन में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं कैन दे कंटिन्यू दिस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, राइट? अभी आई नो कि लास्ट ईयर वाज अ फिनोमिनल ईयर फॉर स्मॉल कैप्स मिड कैप्स, बट क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है? ऑल्सो जब हम यू नो एफपीआईज की बात करें, दे हैव री एंटर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट्स लास्ट ईयर, तो क्या इसकी वजह से लार्ज कैप्स को बेनिफिट मिलेगा? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. श्योर। तो आपने दो क्वेश्चन पूछे हैं एक में, तो आई ट्राई टू एड्रेस बोथ ऑफ देम। सो फर्स्टली ऑन जो मार्केट कैप का परफॉर्मेंस है, तो देखिए ये तो हर साल अलग होता है। अब जैसे आप पिछले अगर 17 साल का डेटा देखेंगे तो उसमें से करीब 7 साल ऐसे हैं जिसमें लार्ज कैप्स ने आउट परफॉर्म करा है मिड एंड स्मॉल कैप्स, एंड 10 साल ऐसे हैं जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म करा है। तो last year was a year in which the second thing happened, and mid cap index, small cap indexes are, like you said, close to 50% versus the large cap index up 20%. तो ये बहुत ही वाइड गैप रहा है आउट परफॉर्मेंस का, और ऐसा हमने पहले भी देखा है। रिसेंटली 2021 में हुआ था, उससे पहले 2017 में हुआ था। तो ये हर साल का पैटर्न कई बारी अलग होता है, बट इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म and average out the annual performance, you look at last 10-year returns, broadly the mid cap index in terms of rolling returns has given about 15-16% returns, and the large cap index has given about 12% returns. So that's been the average gap of 3-4% over a long term. तो जहाँ तक आगे का सवाल है, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट जहाँ तक मेरा मानना है, गिवन दी वैल्यूएशंस इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, अब वर्सेस हिस्ट्री 30-40% प्रीमियम हो गया है। लार्ज कैप में प्रीमियम काफ़ी कम है, करीब 10-15% है। दूसरा, जिस तरह का यूफोरिया और सेंटिमेंट चल रहा है माइक्रो कैप्स में और मेनी ऑफ द स्मॉलर नेम्स, हिस्ट्री टीचेस अस कि इस तरह का यूफोरिया और सेंटिमेंट बहुत लंबा दौरान नहीं चलता है, और वैल्यूएशंस जब फंडामेंटल से बहुत आगे चले जाते हैं तो यूजुअली करेक्ट भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो समय पास आ रहा है जब ये ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस बढ़ रहे हैं, एंड लार्ज कैप्स में टेक द लीड अगेन इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस। And the second reason why this could also happen is जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि FI इन्वेस्टर्स क्या इसमें इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल यस, बिकॉज आप देखेंगे इंडिया में जो FI इन्वेस्टमेंट्स हैं, इट्स अबाउट $750 billion in that $4 trillion market cap. 80% of that is mainly in the large caps, because FIs के लिए प्रिफर्ड मोड ऑफ मार्केट कैप तो लार्ज कैप्स ही रहा है इंडिया में, फॉर वेरियस रीजंस। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है, और द डेप्थ ऑफ द मार्केट इज ऑल्सो गुड। एंड मेरा मानना ये है कि गिवन दी मैसेजिंग yesterday, and many FIs may be waiting to get clarity on the elections and the growth outlook and the quality of growth outlook. So I think अगले 3-4 महीने में सब क्लियर हो जाएगा, and I see no reason why FIs should not take a bullish view on India with a 3-4 year perspective, and therefore the chances of flows picking up later in the year are pretty high, and that should also reinforce, I think, the large cap outperformance argument. But this is my personal opinion now. Okay. So Trideep, would you just want to add to this? I just want to ask you, large cap, mid cap, small cap. अगर मान लीजिए मुझे इन तीनों कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज पिक करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप हमें ये बताइए मैं कौन सी पिक करूं इस साल? मैं इसमें से एक चूज करता हूँ. I can call it a multi cap. How about that? I expected that answer from you. I'm playing with terminology. No, I think basically the moot point is this,
देन आज के रेट में अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस आर इन फेवर ऑफ लार्ज कैप, लेकिन अर्निंग्स मोमेंटम इज इन फेवर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप. दूसरा पॉइंट ये कि देयर इज irrational exuberance in some part of mid and small cap. लेकिन अगर आप वो सेगमेंट को कंप्लीट इग्नोर कर देंगी तब अगले 4-5 सालों में जो देश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा. तो इसलिए मेरा मानना ये है कि एक खिचड़ी अप्रोच या एक मल्टी कैप अप्रोच ओन करना चाहिए, जिसमें कि जो बेस्ट स्टोरीज हैं बॉटम अप बेसिस पे अर्निंग्स ग्रोथ के वो इन सब में से हम निकालें, और मल्टी कैप जो हमारा सेबी डिफाइंड कैटेगरी है उस कैटेगरी में अगर हम पार्टिसिपेट करें तो मेरा मानना ये है कि वैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. तो आप मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सिलेक्टिव हो जाइए, जहां पे वैल्यूएशन एक्सेस है उसको इग्नोर कीजिए, और जहां पे लार्ज कैप में वैल्यूएशन में थोड़ी सी आपको फायदा हो रहा है उसका एडवांटेज भी उठा लीजिए. तो इसलिए कभी कभी खिचड़ी पेट के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छा होता है. मेरे हिसाब से अभी वैसा एक समय है. Okay. Now, Tradeep, since you are already answering this, मैं आपसे बजट से रिलेटेड भी यही सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछती हूँ. तो आपके ओपिनियन में जो बजट रहा है, how will that boost the mutual fund industry in India? And आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे? हमने ऑलरेडी we've spoken about how rural economy is going to be benefited, infrastructure, real estate. आप बताइए कि कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे based on the budget that was announced yesterday. इसके जो मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जैसे करते हैं अंग्रेजी में, अगर इसको मैं देखूं तो इंडिया में अगला 5 से 10 साल मैन्युफैक्चरिंग का होने वाला है. तो मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स इज समथिंग दैट विल स्टैंड टू बेनिफिट इन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म. उसमें इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, इस तरीके के तो सेक्टर्स आते ही हैं. साथ में जब हमने को देखने को मिला है कि पिछले 1-2 साल में पावर जैसे एक सेक्टर है, पावर डेफिसिट का जो अभी दारोमदार है वो काफी बिगड़ चुका है. इन द सेंस पावर डिमांड काफी जोर से है और सप्लाई उतना जोर से नहीं है. सो पावर एज अ सेगमेंट, एज अ सप्लाई चेन could be another area जो कि बेनिफिट कर सकता है. माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने भी इस डायरेक्शन में कुछ बातें कही अपने बजट में. और जनरली जो हमने इंडस्ट्री में देखा है कि हम लोगों को थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की इच्छा है, बट इसमें जो डिमांड है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और सप्लाई कम बढ़ रहा है. तो एक ये सेक्टर है जो बेनिफिट कर सकता है. जो तीसरा मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये आत्मनिर्भर भारत के से जुड़ा हुआ जो 2 सेक्टर एक्चुअली. एक है डिफेंस, जिसमें कि हम ये मानना चाहते हैं कि जैसे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे प्लेन या हमारे जो बारूद बने वो देश में ही बने, ऐसी उम्मीद है. और अगर ऐसा करना चाहें तो हमारे पास डिफेंस कंपनीज के लिए काफी बड़ा ऑर्डर बैकलॉग क्रिएट करता है. तो वो एक सेक्टर जो है वो काफी अच्छे से मेरे को लगता है अगले 5-10 साल में बेनिफिट करेगा. जो अभी अभी जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, जो बजट में हुआ और जनरली जिस डायरेक्शन में हम जाने की तरफ ये कर रहे हैं. तो ये 3 या 4 सेक्टर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जहां पे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट की हमारी बात हो ही चुकी है, और पावर और डिफेंस, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस बजट से बेनिफिट करते हैं. Okay, wonderful. Thank you, Pradeep. So, अभी जो हमारे जो next 2-3 questions हैं, they are not linked to the budget, but we'll just have general conversations around mutual funds, right? So, Ajay ji, आपसे next question पूछती हूँ, and this is linked to SIPs. I think a wonderful approach. इसके बारे में जितना बात करें उतना कम है. Everyone understands SIPs. तो SIP has become the go-to approach for both investors and the mutual fund industry. And जैसे आप बता रहे थे कि mutual funds कि बहुत people are talking about mutual funds. हम रूरल मासेस में भी देख रहे हैं कि बहुत प्रमोशंस हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, बहुत सारा बात होता है. तो म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन एक बहुत फेमस कैंपेन रही है. तो आपके ओपिनियन में क्या जब हम SIPs करते हैं, क्या सारी कैटेगरीज के लिए SIPs फीसिबल है, या देयर आर दो स्पेसिफिक कैटेगरीज जिनमें हम SIPs कर सकते हैं? एंड ऑल्सो जब हम इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो डू यू थिंक एक इंडेक्स फंड में हम SIP कर सकते हैं? डू यू थिंक दैट विल बी अ लॉजिकल अप्रोच? जी नम्रता जी, बिल्कुल. SIP एक ऐसा अनुशासन है कि आप एक्टिवली मैनेज फंड्स में
उसका बेनिफिट ले सकते हैं और साथ में पैसिव मैनेज फंड्स या इंडेक्स फंड्स में भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आप मूल रूप से एसआईपी का एक कंस्ट्रक्ट समझें तो उसका कंस्ट्रक्ट ये है कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर इमोशनल। हम बढ़ती हुई मार्केट के अंदर हमेशा निवेश करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने 12 महीने या 2 साल में हमारे निवेश के ऊपर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है, और गिरती हुई मार्केट के अंदर हम अपना निवेश रोकते हैं। एसआईपी इसी चीज को एड्रेस करता है बाय टेलिंग इन्वेस्टर्स के देखिए, आप बहुत एक अनुशासित रूप से हर माह या हर तिमाही निवेश करते रहिए, बाजारों में क्या चल रहा है उससे अपने आप को थोड़ा डिटैच करिए, उसके बारे में ज्यादा ना तो सोचिए और ना ही उससे प्रभावित हुइए। तो एक्टिव मैनेज फंड्स हों या पैसिव मैनेज फंड्स हों, ये दोनों तरीके के फंड्स बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित रहते हैं। तो एसआईपी का योगदान दोनों ही खेमों में रहेगा। जहां तक आपका प्रश्न है कि सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स के अंदर हमें एसआईपी यूज करना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल जरूर। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो थोड़ा एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, जिसके अंदर अपने आप से ही एक तरीके से एक क्वांटिटेटिव अप्रोच के तहत आप इक्विटीज का प्रपोर्शन बढ़ती हुई मार्केट के अंदर घटाते हैं और गिरती हुई मार्केट में बढ़ाते हैं। तो वहां पे मैं कहूंगा एसआईपी वहां पे भी एसआईपी का अच्छा पॉजिटिव योगदान रहेगा। बट उस कैटेगरी में अगर आप लंप सम भी इन्वेस्ट करें तो चल सकता है, लेकिन बाकी सारी कैटेगरीज में जो प्योर इक्विटी कैटेगरीज हैं उसमें तो एसआईपी का डिसिप्लिन मैं समझता हूं एक तरह से अनिवार्य है जी। Okay, sure. Any of you want to add to this? Rahul, Tradeep, anyone? Would you want to add to मैं यही this? कहना चाहूंगा कि a sip a day kept the impact of FIIs away। अगर आप पिछले एक साल में देखें तो सिप को अगर ब्रॉडर सिप में जो इनफ्लो आया, जो एनपीएस के थ्रू इनफ्लो आया, ये सब मिला करके पिछले जो आपने पहले आपका एक सवाल था कि एफआईआईस का इनफ्लो जो नहीं आ पाया पिछले साल या जो उसकी वोलेटिलिटी रही, वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। जो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ एज ए डेटा पॉइंट ऑब्जर्वर कि जो इक्विटीज कल्चर है इंडिया में वो बिल्ड हो रहा है, और इक्विटीज कल्चर बिल्ड होने के लिए हम लोगों को एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। और जब आप जैसे एक कंसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, तो जो उतार चढ़ाव से जो आप दूरी रखते हैं वो एक नेट बैलेंस एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट से पिछले अगर आप 20 साल का रिटर्न देखें ऑन एन एवरेज हैव गिवन एनीवेयर बिटवीन 15 to 17% रिटर्न। सो बेसिकली टाइम इन द मार्केट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट हो जाते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो एसआईपी मेरे ख्याल से इक्विटीज कल्चर को बढ़ाता है, जो अजय जी ने कहा कि उतार चढ़ाव से दूर रखता है, और कभी कभी जब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वोलेटिलिटी आती है, एफआईआईस नहीं आ पाते हैं या कोई और सेक्शन वीक होता है, उसको इवन आउट करने के भी काम आता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर द इंडस्ट्री। Yeah. Just to add, I think जो जैसे तुमने कहा कि SIP आने से वोलेटिलिटी भी कम हुई है, तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आप अगर लास्ट टू लास्ट ईयर देखेंगे तो FI outflows were close to $17 billion, but we had domestic buying which was close to $20 billion. तो पूरा FI सेलिंग जो हुआ वो पूरा ऑफसेट हो गया। और इस तरह का ऑफसेट होना और डोमेस्टिक बाइंग बीइंग मोर देन एफआई सेलिंग, आई थिंक ये 7-8 साल पहले तो होता भी नहीं था इंडिया में। सो आई थिंक उससे वॉलेटिलिटी भी कम हो गया है इंडियन मार्केट में, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग फोर्स from an SIP perspective will actually reduce the volatility in the Indian markets over the next couple of years as well. Wonderful. Okay. Which adds to the experience of the local investors as well. Yeah, domestic investor. Yeah. Okay. So Rahul, अगला सवाल मैं आपसे ही पूछती हूँ, and I think as an investor, जो शायद मैंने भी फेस किया, having come from this industry and made my career in this industry, मुझे भी कभी-कभी चैलेंज लगता है कि अगर मुझे अपने लिए एक इक्विटी फंड चुनना है, सेलेक्ट करना है, मैं क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करूँ, राइट? जनरली द अप्रोच विच मोस्ट पीपल फॉलो इज कि वो ऐसे फंड्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है इन द लास्ट 5 years और सो।
So help us understand कि क्या ये एक ऐसा पैरामीटर है which is enough for me to select, या फिर ऐसे कोई और मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैं कंसिडर कर सकती हूँ while I'm selecting an equity fund for myself? देखिए, देयर इज नो वन मेडिसिन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. Yeah. So for different ailments, the doctor prescribes different medicines. So इस सिनारियो में भी हर इन्वेस्टर और क्लाइंट के गोल्स अलग होते हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं. Sure. तो वो तो इन्वेस्टर्स को एडवाइजर्स के पास ही जाके समझना चाहिए ये सब बातें, और फिर अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए, Mhm. और उसके अकॉर्डिंग ही एक पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स बनाना चाहिए. सो दैट इज माय एडवाइस टू योर ऑडियंस. बट मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आप खुद एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो जरूर आपको 3-4-5 ईयर परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए. 1 year 2 year is too short. And 7-8 years gets a bit too long. Sure. तो आई थिंक उस रेंज में फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी कैसी है उस प्रोडक्ट की ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम. एंड जहाँ तक कि मार्केट कैप का एलोकेशन का सवाल है, आपको खिचड़ी प्रोडक्ट लेना है जैसे त्रिदीप ने कहा, या फिर आपको किसी मार्केट कैप का में फोकस करना है, वो सब एक्चुअली there's no one common answer to this question. That has to be a function of based on discussion with your advisors and your own planning. Okay. So Trideep, मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ. एंड अभी टैक्स सीजन चल रहा है, 31 मार्च आने वाला है, एंड हम सब जानते हैं कि दिस इज अ टाइम जब ELSS फंड्स में एटलीस्ट जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं वो ELSS फंड्स में डालना शुरू करते हैं, या फिर आई हैव सीन इन्वेस्टर्स 30th मार्च को अपने सारे टैक्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. So help us understand कि जो ELSS fund होता है, which is a very interesting category, right? With a 3-year lock-in, लेकिन of course it gives us a tax deduction under Section 80C. तो ये सिर्फ एक टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है या इसको हम एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा घुमा के देने वाला हूँ. वो इसलिए क्योंकि देखिए, इंडिया का जो इक्विटीज कल्चर है वो इस मुकाम पे पहुंच गया है कि हम ये टैक्स सेविंग के चलते लोगों को इक्विटीज की तरफ रुझाएं, इनसे हम बाहर निकले. और यही पिछले बजट सेशन में हुआ, जबकि सम ऑफ द टैक्स बेनिफिट जो ELSS कैटेगरी को था वो हटा दिया गया. एंड हेंस आज के डेट में जब हम इन्वेस्टिंग करने के लिए सोचें तो ये सोचें कि अगले 5 से 10 साल में हम कहाँ पैसा लगाएं ताकि हमारे जो एक्सेस कैपिटल है उसको बेस्ट रिटर्न मिल सके. ELSS जो अभी उसका जो टैक्स रिलेटेड बेनिफिट वाला एंगल था वो कुछ हद तक कम हो गया है. बट मुझे लगता है कि जो 3 ईयर लॉक इन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम लोगों को वैसे भी इंटरनलाइज करना चाहिए कि जब आप इक्विटीज में कोई भी फंड में पैसा डालते हैं तब 3 साल तो बहुत ही मिनिमम है. मैं तो लोगों को कहता हूं कि 5 से 10 साल का आउटलुक लेके इक्विटी फंड्स में पैसे लगाने चाहिए. और आपका अगर मैं पिछला वाला सवाल लूं तो इसमें एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हर जैसे राहुल ने कहा कि वन साइज फिट्स ऑल इसका आंसर नहीं हो सकता है. आपकी जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होगी वो मुझसे अलग होगी, मेरी जो रिस्क प्रोफाइल अलग होगी वो अजय से अलग होगी. इस तरीके से सबके अलग अलग है. तो जैसा रिस्क वैसा रिटर्न, और तीसरा है उतना उसका टाइम फ्रेम. तो ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है चूज करने के लिए कौन सा फंड और कौन से कैटेगरी में आप पैसे लगाएं. उसमें अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल है जिसको हम कहते हैं, जो अगले 3 साल में आपकी दरकार उसकी ना हो, और आप देखना चाहते हैं कि उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए ELSS एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये मेरे ख्याल से सबके लिए बेनिफिशियल भी होगा. लेकिन जो इसका टैक्स एंगल है, ये टैक्स एंगल में फ्रॉम इंक्रीमेंटल स्टैंड पॉइंट इसके जो रुझाव है वो थोड़ा बहुत पिछले हिस्ट्री के कंपैरिजन में कम हुआ है. Okay, sure. Okay, so now I'm going to ask all of you this common question. मैं चाहूंगी कि individually आप तीनों आंसर करें. तो आप पहले हमें ये बता दीजिए कि at Edelweiss Mutual Fund आप what's your stock selection criteria? आप क्या parameters को consider करते हैं while you're selecting stocks for your equity funds? And then I'll come to Ajay and Rahul. आप हमारे जैसे 3 मैजिशियंस को पूछ रहे हैं गिव अवे योर ट्रिक्स. नहीं, हम लोग के पास कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड नहीं है. देखिए,
जो स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी होता है वो एट अ स्ट्रेटेजिक एट अ टॉप डाउन लेवल सिमिलर होता है, आप उसको कैसे फाइन ट्यून करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए 3-4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कंपनीज फाइनेंशियली क्लीन हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनका बेहतर हो, ये हमारा पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा, जो हम स्टाइल कहते हैं, वैल्यू या ग्रोथ, तो हम उसमें स्टाइल एग्नोस्टिक तरीके से स्टॉक पिकिंग करते हैं। हम वैल्यू या ग्रोथ दोनों में से कोई एक तरफ ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं करते हुए स्टॉक सिलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा मैं कहूंगा जो हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी काफी महत्व रखते हैं। सो हम ऐसे कंपनी स्पीक करते हैं जिनका कि रिटर्न ऑन कैपिटल या आरओई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। और ये सब हम जब शॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं तब हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हम कहें मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू इंट्रिंसिक वैल्यू, वो 20% के अगर ज्यादा हो तो हम वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये एज ए मैटर ऑफ प्रोसेस, एज ए मैटर ऑफ थिंकिंग, ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं। ये चार को हम मिला जुला के हम ये देखते हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो कि मान लीजिए NSE 500 में 500 कंपनीज है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, उसके अंदर में कितने ये चारों जो फिल्टर्स में वो तो सीव करके बाहर आते हैं, उसमें जो अच्छे अच्छे बैठते हैं, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर हो, उसमें हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें जब हम व्यू बनाते हैं तब जो पहले हमने सेक्टर्स की बात कही, उसका भी एक वेटेज होता है, वो सब हम इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशंस में बिल्ड इन करने के बाद एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो ये कुल मिला के काफी मेहनत वाला काम है, काफी समय लगता है, बट अगर आपको सिंपलिस्टिक तरीके से समझाना हो तो ये मेरी कोशिश रहेगी। Wonderful. Thank you, Tradeep. Thank you. So, Ajay ji, over to you. Now help us understand at UTI Mutual Fund, आप कैसे stock pick करते हैं? What's your investment strategy? जी बिल्कुल, देखिए जैसा त्रिदीप ने बोला, कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे सारा दारोमदार नहीं रह सकता है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे प्रोसेस में मुख्तलिफ है एडलविस से, वो ये है कि हम अलग अलग स्टाइल के फंड्स चलाते हैं। तो अगर आप हमारे स्प्रेड की बात करें तो हमारे कोई स्कीम्स और कुछ एक फंड्स ग्रोथ टिल्टेड हो सकते हैं, और अपने निवेशकों को हम हमेशा समझाते हैं कि देखिए ये ग्रोथ स्टाइल के मद्देनजर इस फंड के अंदर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा रहा है। कुछ एक हमारे फंड्स ऐसे हैं जो एकदम वैल्यू स्टाइल फॉलो करते हैं, और हम उनको हम निवेशकों को फिर से समझाते हैं कि देखिए ये वैल्यू स्टाइल है, इसमें आप ये अपेक्षा मत रखिए कि बजाज फाइनेंस या फिर कोई बहुत हाई ग्रोथ हाई पी स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में रहेंगे। और उसका कारण यह है कि हमें लगता है कि जैसे बाजार मैच्योर होंगे, जैसे कि विकसित देशों में और पश्चिमी देशों की बाजारों में देखा गया है कि ग्रोथ स्टाइल अपने खुद के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वैल्यू स्टाइल के फंड्स कुछ एक तरह के निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और हमें लगता है कि यही चीज हिंदुस्तान के बाजारों में भी और म्यूचुअल फंड्स में भी होगी, जिस तरह से हम आगे प्रोसेस और इवॉल्व कर रहे हैं अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो ये तो एक आप कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि निर्धारित करना कि ये फंड और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। स्टॉक सिलेक्शन में दो चीजों के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा तरीके से केंद्रित रहता है। पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमारा ये मानना है कि अगर कोई भी बिजनेस कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता, और अगर वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही तो उसकी मार्केट कैप भी बढ़ नहीं सकती। सो कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट है कैश फ्लो बनना। हो सकता है कि किसी एक साल में कैश फ्लोज ना बने हो, नेगेटिव रहे हो, ये वो स्वाभाविक है, अच्छे से अच्छी कंपनीज के साथ ये होता है। लेकिन पिछले 5-10 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसको देख के हमें ये आश्वस्त होना जरूरी है कि इस बिजनेस में साल दर साल अच्छे कैश फ्लोज की अपेक्षा रखी जा सकती है, और हिस्टोरिकल एविडेंस भी उसको सपोर्ट कर रहा है। जो दूसरा जो एक और फैक्टर है जिसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं वो है रिटर्न ऑन कैपिटल। देखिए, हर बिजनेस को ऑपरेट करने का एक कॉस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिजनेसेस का रिटर्न ऑन कैपिटल जब तक उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा नहीं रहेगा वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली जैसा मैंने पहले भी कहा मार्केट वैल्यू भी उनकी नहीं बढ़ पाएगी। अगेन इसमें हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई बिजनेस जो कि वीक हो मूल रूप से, लेकिन पिछले 2-3 साल में उसका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा हो, क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर एक
अपने आप में एक अपस्विंग महसूस किया जा रहा हो, ऐसे बिजनेस से ज्यादा करके हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमें ऐसे बिजनेसेस पसंद हैं जिनका जो है एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अधिक रहता है, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस में गोइंग इन एंड कमिंग आउट की स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो अच्छे टाइम पे बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, उनके स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यू हैव टू एग्जिट एट द राइट टाइम। अगर नहीं किया तो फिर बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो जी, मूल रूप से ये दो फैक्टर्स हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड कैश फ्लो जनरेशन। जी। Okay, sure. Wonderful. Okay, Rahul, the stage is all yours. Now you please help us understand at HDFC how do you do it? So the way it's evolved now is that basically the approach is कि you have an institutionalized approach जहाँ पे आपको different तरह के products which suit all kinds of investor needs need to be provided. तो वही अप्रोच है। तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रेंज है, वो तो खैर से भी डिफाइंड है ही। Plus, there are a lot of thematic funds which are available. But more importantly, I think from a style perspective, there are different fund managers who come with their own styles, and a lot of independence is given and empowerment is given for them to manage with their own styles, keeping the mandates In of the mind. products allocated to them. Sure. So कुछ फंड मैनेजर्स का थोड़ा ग्रोथ बायस है, कुछ का थोड़ा वैल्यू बायस है, कुछ का ब्लेंड अप्रोच है। Okay. And all that is applied based on the mandate which they are managing. But एक जो common theme है across this approach is that there is a very strong pool of bottom-up research available from the team of analysts, which is very seasoned and experts in their domain areas. So I think that serves as a strong base for providing fundamental research, and then the different fund managers do the relevant stock picking based on the mandates and their styles. So that's how the approach is, and the idea is to basically offer all kinds of products which suit all kinds of consumer needs. Wonderful. Okay. So अभी मैं बस आखिरी सवाल है एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, हमारे सारे स्पीकर से हमेशा ये पूछते हैं कि आप हमें अपनी लर्निंग्स के बारे में बताइए कि आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही हैं जो हम इन्वेस्टर्स लेके जा सकते हैं, प्लस हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपने क्या गलतियां करी हैं जिससे कि हम वो गलतियां ना करें, राइट? सो आई स्टार्ट विद अजय जी। अजय जी बताइए, आप लर्निंग्स के बारे में बताइए एंड टेल अस अबाउट योर मिस्टेक्स। नम्रता जी, गलतियों की बहुत बड़ी सूची है। अगर शुरुआत करी तो लगता है उसी में एक पूरा सेशन निकल जाएगा। सबसे पहली चीज जो निवेशकों को मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा वो ये है, कभी भी मार्केट्स में ओवर कॉन्फिडेंट फील मत करिए। कभी भी मार्केट्स के अंदर ये मत फील करिए कि क्योंकि पिछला 1 साल और 2 साल बहुत अच्छा निकला है, आपके खुद के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, तो अगला 1 और 2 साल भी ऐसे ही निकलेगा। देखिए, एसेट एलोकेशन को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और एसेट एलोकेशन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये पिछले कई दशकों की कई साइकिल्स के एक्सपीरियंस के बाद बनाया जाता है। तो अगर आप खुद बहुत फाइनेंशियली लिटरेट हैं और आप में बहुत समझ है, आप अपना एसेट एलोकेशन खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक अच्छी चीज है कि आप अपने गोल्स किसी एडवाइजर के साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप अपना एसेट एलोकेशन तैयार करें। और इस एसेट एलोकेशन को आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पकड़ के रखना है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में भले ही इक्विटी बाजारों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरा पिछले 25 साल का अनुभव यूटीआई में तो यही है कि ऐसे कई दौर निकलते हैं जब इक्विटी मार्केट्स नेगेटिव रिटर्न देता है, इन्वेस्टर्स जो है अपना बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं इक्विटी से, और वो या तो पैसा फिक्स्ड इनकम की तरफ ले जाते हैं या फिर नए पैसे को इक्विटी मार्केट में बिल्कुल नहीं डालते। आज मुझे लगता है उसके एकदम विपरीत कुछ चल रहा है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बुलिश हैं इक्विटी मार्केट्स के बारे में। विद इन इक्विटी मार्केट्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उनका एलोकेशन इस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप इनफ्लोज की बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, तो सबसे ज्यादा इनफ्लो मिड और स्मॉल कैप में ही आ रहा है, और एटलीस्ट हमारा ये मानना है यूटीआई में कि ये वो कैटेगरी है मिड और स्मॉल जो सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे करेक्शन की संभावना सबसे ज्यादा है। तो
अगर आप लेसन की बात करें तो यही है कि बहुत अनुशासन के साथ आपको आगे चलना है। इक्विटी और डेट का एलोकेशन आपको सबसे जरूरी है निर्धारित करना। उसके बाद विद इन इक्विटी आपके खुद के इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से कितना लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है क्योंकि मिड कैप एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा पिछले साल 2 साल में उनके रिटर्न्स की वजह से। आपको इस वक्त रीबैलेंस करना चाहिए। आपको पिछले 2 साल के रिटर्न से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि आपको अपने एलोकेशन से ज्यादा प्रभावित रहना है। सो ये तो एक इन जनरल डिसिप्लिन की बात रही। और जैसा कि मैंने कहा, मार्केट्स आर ऑलवेज दे ऑलवेज गिव अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस टू इन्वेस्टर्स। अगर वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक बोलते हैं कि वो आज भी मार्केट में बहुत कुछ नया सीखते हैं और बहुत गलतियां हर साल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब के लिए बहुत स्वाभाविक है गलतियां करना। बट कुछ एक डिसिप्लिन अगर आप अपने सामने रखें तो इन मिस्टेक्स के बावजूद भी आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं अगर आप इन डिसिप्लिन और इन कुछ रूल्स के साथ चलें। जी। Okay. Sure. Rahul, how about you? Yeah, so I mean, this is a question which can take, hours to answer, and maybe you can write a book on it also. But I'll try to, give some tips which may be useful to your audience. I think, firstly and foremostly, I think one should start investing early. And the earlier you start, I think investing in equities, I think the better it is. When I look back, I wish I had started investing much earlier than I actually did. I'm 50 years now, but so I think that's important. You start investing early, and two, allocation, like Ajay said, asset allocation is something which you have to, Sure. keep watching at every step of your journey in your career, in your life cycle, and overall, in general, last 10 years, 20 years, higher allocation to equities has actually helped long-term wealth creation if you have the patience. Yeah. तो allocation to equities भी हमेशा ध्यान रखिए कि that's usually on the higher side of whatever savings you can have. And thirdly, have patience, manage your emotions. मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, तो स्पेशली जब डाउन साइकिल आता है, करेक्शन आता है, तब अपने इमोशन मैनेज करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्पेशली उस दौरान देखा जाता है लोग विड्रॉ कर लेते हैं या SIP बंद कर लेते हैं और फिर दोबारा टाइम करने की कोशिश करते हैं और फिर हो नहीं पाता है। तो SIP का कल्चर, जो अनुशासन है, वो फॉलो करिए। एंड चौथा, अच्छा एडवाइज़र पिक करिए और खुद भी पढ़ते रहिए, बुक्स पढ़िए। आजकल तो बहुत नॉलेज अवेलेबल है। हमारे ज़माने में 20 साल पहले, 25 साल पहले इतनी होती नहीं थी। सो माई एडवाइस टू द यंगर ऑडियंस इन दिस ग्रुप इज, प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन एडवाइजर्स, बट अपनी नॉलेज भी पढ़वाइए, जिससे कि यू कैन ऑल्सो टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अलॉन्ग द वे। And lastly, I would say कि as far as learning is concerned, like Ajay said, this market keeps teaching you lessons every year. No matter how much you have learned or how many market cycles you have seen, it's never right to get overconfident. This is one teacher which will keep giving you gyan and lessons over the course of years, and you should keep taking it as a good student. Sure. So Rahul, any book recommendations? आपने बोला कि books पढ़नी चाहिए, कोई recommendations हमारे investors के लिए? Books तो बहुत हैं, I think, and there's one book which I particularly like. It's by Howard Marks, The Most Important Thing. That's had a lot of influence on my investing style, so that would be my recommendation. Okay. And Ajay, any recommendation from your side? देखिए, एक बुक है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है 1940 या 1950 में लिखी गई थी बाय एन इन्वेस्टर कॉल्ड फिलिप फिशर। उन्होंने एक किताब लिखी थी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, और बहुत ही सिंपली रिटन बुक है। और वो बुक मेरे को इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर आपको ये सिखाया गया है कि आपको मूल रूप से मार्केट में एक ट्रेडर की तरह बिहेव नहीं करना है। आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना है, और आपको स्टॉक्स के जो पीछे बिजनेस है उसको समझना है और उसको समझ के बैठना है।
तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आजकल जो ट्रेडिंग एक्टिविटी बाजारों में चल रही है, सेबी ने भी ये अपने बहुत स्टडीज के अंदर उजागर किया है कि एफएनओ इन्वेस्टिंग से अमूमन नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। 90% इन्वेस्टर्स इसमें नुकसान करते हैं। Yeah. तो धीरज और धैर्य के साथ आपको अपने समझ के हिसाब से बिजनेसेस का चुनाव करना है, उन बिजनेसेस की स्टॉक्स को ढूंढना है और पकड़ के बैठना है लंबे टाइम तक। तो मुझे लगता है कि ये किताब बहुत निवेशकों को, जो अपने आप को सही मायने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, ये किताब शायद काफी सहयोग दे सकती है। जी, Sure, wonderful. Thank you so much. I genuinely think कि शायद ये एपिसोड हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को एक एपिसोड में डालने की कोशिश की है, एंड यू नो आई एम श्योर we're going to tell our viewers are going to tell us that they had an amazing time listening to you, Rahul, Ajay, and to Pradeep. So I thank all of you for your time, and I do hope कि हम आपको individually दोबारा से interview कर पाएं with a lot of other interesting questions. So thank you so much once again, and thank you. Thank you very much. thank you. Bye-bye. Thank you, Namrata, for your questions. So that was about it in this particular episode. I'm sure you guys had some amazing learnings from the 3 speakers that we had for you today. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.